हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्फेजिया के बारे में। डिस्फेजिया इज़ डिफाइंड एज डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, और ये डिफरेंट होता है ओडाइनोफेजिया से, जिसका मतलब होता है पेनफुल स्वेलोइंग। एक और टर्म होता है ग्लोबस सेंसेशन, जिसका मतलब होता है सेंसेशन ऑफ फॉरेन बॉडी इन थ्रोट विदाउट इट्स प्रेजेंस। मतलब कि थ्रोट में कोई फॉरेन बॉडी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो पेशेंट है वो फील करता है कि उसके थ्रोट में कुछ है। तो डिस्फेजिया समझने के लिए हम लोग को पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ स्वेलोइंग जो है उसको समझना होगा। तो जो स्वेलोइंग है वो 3 फेज़ में होता है। एक होता है ओरल फेज, जिसको हम लोग बगल फेज भी बोलते हैं। एक होता है ट्रांसफ़र फेज, जिसको फेरेंजियल फेज बोलते हैं। थर्ड होता है ईसोफेजियल फेज। ओरल फेज में होता है च्यूइंग और पुशिंग ऑफ फूड बोलस इनटू हाइपोफैरिंग्स। च्यूइंग जो है वो फिफ्थ मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन जो कि है इज इनर्वेटेड बाय फिफ्थ नर्व, तो इसमें फिफ्थ नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है। और पुशिंग ऑफ फूड बोलस इनटू हाइपोफैरिंग्स, तो फैरिंग्स इज इनर्वेटेड बाय, तो पुशिंग ऑफ फूड इनटू फूड बोलस इनटू हाइपोफैरिंग्स इज बाय टंग, एंड टंग इज सप्लाइड बाय 12th नर्व। तो यहाँ पे 12th नर्व आता है फंक्शन में। फिर होता है ट्रांसफर फेज, ऑल्सो कॉल्ड एज फेरेंजियल फेज। यहाँ पे क्या होता है, जो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर विच इज़ फाउंड बाय क्रीकोफेरेंजियस, और ये क्या होता है यहाँ पे, ये हमेशा क्लोज्ड रहता है। तो जब फूड जो कि है वो ट्रांसफ़र होगा हाइपोफेरिंग से ईसोफेगस में, तो ये जो स्फिंक्टर है वो खुलेगा और एपिग्लोटिस जो है वो बंद होगा, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय 9th एंड 10th नर्व। और ईसोफेजियल फेज जिसमें कि पेरिस्टालसिस होता है, और इसका जो पेरिस्टालसिस है इज कंट्रोल्ड बाय माइंट्रिक प्लेक्सस विच इज़ अंडर ऑटोनॉमिक कंट्रोल। ये 3 फेजेस होते हैं। तो ये जो तीनों फेज़ है उसको होने के लिए कौन कौन सा नर्व हमको इंटैक्ट चाहिए, वो होता है 5th, 7th, 9th, 10th। तो अगर ये 2 फेज़ में प्रॉब्लम आता है, यानी कि ओरल फेज़ में या ट्रांसफ़र फेज़ में, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई डिस्फेजिया। और अगर ईसोफेजियल फेज़ में दिक्कत आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लो डिस्फेजिया। तो अब हम लोग चलते हैं हाउ टू, पहले हम लोग कॉज देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अप्रोच पे चलेंगे। तो यहाँ पे अप्रोच है हमारा, और ये हम लोग पहले कॉज पढ़ लेते हैं। तो कॉज फॉर डिस्फेजिया, तो डिस्फेजिया जैसा कि 2 तरह का होता है। एक होता है ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया, एक होता है ईसोफेजियल डिस्फेजिया। ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया में 2 कॉज हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल और एक एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल में भी है जेनकर्स डायवर्टिकुलम एंड रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस, जो कि ईएनटी में आपने पढ़ा होगा। और न्यूरोलॉजिकल इज बल्बर या स्यूडो बल्बर पाल्सी। ठीक है, तो बल्ब हम लोग किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ बल्बर। तो बल्बर हम लोग ब्रेन स्टेम को बोलते हैं, क्योंकि वो ब्रेन जैसा दिखता है। तो इसमें से जो भी नर्व ओरिजिनेट हो रहे हैं, अगर वहाँ पे दिक्कत होता है तो हम लोग को बल्बर पैल्सी होता है। तो कौन कौन से नर्व होते हैं जो ब्रेन स्टेम से अराइज होते हैं, 3rd to 12th। तो जनरली जितने भी नर्व मेडुला में हैं वो इनर्वेट करते हैं हमारे ओरल, फेरिंग्स, लैरिंग्स के मसल्स को। तो जो मेडुला में नर्व्स होते हैं 9, 10, 11, 12, ये इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर स्वेलोइंग। अगर प्रॉब्लम आता है, इन लोग को कंट्रोल करता है कॉर्टेक्स से एक ट्रैक्ट आता है विच इज़ कॉल्ड कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट, वो हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर प्रॉब्लम आता है कोर्टिको बल्बर ट्रैक्ट में विच कंट्रोल दीज नर्व्स, तो हमको स्यूडो बल्बर पाल्सी मिलता है। अगर डायरेक्ट दिक्कत आता है इन चारों नर्व्स में तो उसको बल्बर पाल्सी बोलते हैं। लेकिन अगर कोर्टिको बल्बर ट्रैक्ट विच इज़ कंट्रोलिंग दीज नर्व्स, उसमें अगर दिक्कत आता है तो उसको हम लोग स्यूडो बल्बर पाल्सी बोलते हैं। तो इसमें अगर स्यूडो बल्बर या बल्बर पाल्सी हुआ है तो इसके साथ 2 चीज़ें और एसोसिएटेड मिलेगी। एक तो डिस्फेजिया है ही, साथ में एक होगा इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वॉइस एट वोकल कॉर्ड, इसको हम लोग डिस्फोनिया बोलते हैं। और होता है इनएबिलिटी टू मॉड्यूलेट इट एट द लेवल ऑफ फेरिंग्स एंड ओरल कैविटी, जिसको हम लोग डिसअर्थ्रिया बोलते हैं। तो ये बल्बर पाल्सी का ट्रायड होता है, डिस्फेजिया, डिस्फोनिया एंड डिसअर्थ्रिया। और ये किस किस चीज़ में देखने के लिए मिलता है, एक होता है मोटर न्यूरॉन डिजीज़, हेमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ठीक है, इसमें देखने के लिए मिलता है। फिर मायस्थेनिया ग्रेविस में देखने के लिए मिलता है। जब ब्रेन स्टेम में स्ट्रोक हो गया है तब पार्किंसन डिजीज़ में भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, नर्व्स कंट्रोलिंग द मूवमेंट्स ऑफ स्वेलोइंग अगर ख़राब हुआ तो, नहीं तो एनाटॉमिकल कोई डिफेक्ट आता है तो। फिर ईसोफेजियल डिस्फेजिया का 2 कॉज हो सकता है, या तो मोटिलिटी डिसऑर्डर, नहीं तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। मोटिलिटी डिसऑर्डर होगा मतलब पेरिस्टालसिस में दिक्कत, तो इसमें 2 आता है, एक होता है एकलेसिया कार्डिया और एक होता है डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज्म। मैकेनिकल में हो जाएगा कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस, और एक होता है सैड्सकी रिंग, जो कि आपने सर्जरी में पढ़ा होगा। तो ये इसका कॉज है। अब चलिए मान लीजिए कोई भी केस आता है हमारे पास डिस्फेजिया का, तो हम लोग उसको कैसे अप्रोच करेंगे।
सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाई डिस्फेजिया सिम्टम्स, विच इज़ कि उसको नेजल रिगर्जिटेशन है कि नहीं, होर्सनेस ऑफ वॉइस है कि नहीं, डिसअर्थरिया है कि नहीं, और अगर वो कंप्लेन कर रहा है कि उसका फूड जो है वो थ्रोट या गले में अटक रहा है, ये सब सारे कंप्लेन है कि नहीं। अगर है तो इसको हम लोग ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया बोलेंगे, अगर नहीं है तो उसको लो इसोफेजियल डिस्फेजिया बोलेंगे। ठीक है, तो ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया यहाँ पे जैसे ये एक्सप्लेन्ड है वो या तो न्यूरोलॉजिकल होगा नहीं तो एनाटॉमिकल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं लो इसोफेजियल डिस्फेजिया में। इसमें मोटिलिटी डिसऑर्डर हो सकता है और मैकेनिकल डिसऑर्डर। तो मोटिलिटी डिसऑर्डर होगा तब जब हम लोग हिस्ट्री लेंगे और उसमें हमें पता चलेगा कि जो डिस्फेजिया है तो बहुत सॉलिड और लिक्विड को ज़्यादा है, मतलब लिक्विड भी निगलने में उसको दिक्कत हो रहा है पेशेंट को। दूसरा, ब्लैंड रिगर्जिटेशन हो रहा है ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एट नाइट, ये एक कलेसिया में देखने के लिए मिलता है। ब्लैंड रिगर्जिटेशन मतलब कि खाना जो है वो ज़्यादा देर तक ईसोफेगस में नहीं रहा है, तो बैक्टीरिया इस पर ग्रो नहीं किया है, तो इसको पेरिसेबल नहीं बनाया है, मतलब फॉल स्मेलिंग नहीं होगा, तो इसको हम लोग ब्लैंड रिगर्जिटेशन बोलते हैं, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम जेंकर्स डायवर्टिकुलम, जहाँ पे खाना काफ़ी देर तक जमा रहता है। जेंकर्स डायवर्टिकुलम में वहाँ पे बैक्टीरिया आता है, इस पर एक्ट करता है, इसका ब्यूट्रीफाई कर देता है और फाउल स्मेलिंग रिगर्जिटेशन होता है। तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करता है एकलेसिया को जेंकर्स डायवर्टिकुलम से। दूसरा और एक और चीज़ होता है कि इसका डिस्फेजिया अगर रिलीव हो रहा है वाल्सेल्वा मैन्यूवर या फिर रेजिंग आर्म्स, तो वो मोटिलिटी से उसको दिक्कत है। इसमें होता क्या, अगर वाल्सेल्वा करते हैं जिसमें हम लोग की नाक और मुंह दोनों बंद करके सांस बाहर लेने का कोशिश करते हैं, इस दौरान क्या होता है कि हमारा इंट्राथोरैसिक प्रेशर बढ़ता है जो कि वेगल नर्व को इरिटेट करता है। तो इस कारण वेगस नर्व जो है एक्टिव होगा और जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स कर देगा और जो खाना है नीचे चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो होता है इसोफेजियल मैनोमेट्री, जहाँ पे हम लोग प्रेशर देखते हैं एट अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, पेरिस्टालसिस के दौरान कितना प्रेशर है और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रेशर कितना है। इन सब चीज़ों से हम पता लगाते हैं कि मोटिलिटी डिसऑर्डर है। मैकेनिकल डिसऑर्डर होगा तो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको डिस्फेजिया होता है सॉलिड से ज़्यादा, लिक्विड में हुआ ही नहीं, मतलब जब वो लिक्विड लेता है तब सब कुछ सही रहता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड अगर मिला के ले रहा है या सॉलिड ले रहा है तब उसको डिस्फेजिया हो रहा है। और ये प्रोग्रेसिव है, अगर वेट लॉस के साथ एसोसिएटेड है तो मैकेनिकल कॉज है, जिसमें कि कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस है या फिर एक रिंग है यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है, सार्ट्स की रिंग। तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इंडोस्कोपी होगा, देखेंगे हम लोग कि वहाँ पे क्या दिक्कत है। हम लोग एक जगह और वाल्सेल्वा करते हैं विच इज़ सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया में। इससे क्या होता है कि इंट्राथोरैसिक प्रेशर बढ़ता है, इरिटेट करता है वेगस को और ये हार्ट रेट कम कर देता है। तो सबसे पहले पेशेंट आए, इसको समराइज़ कर देते हैं। पेशेंट आ रहा है डिस्फेजिया का, तो हम उसको हाई डिस्फेजिया सिम्टम्स देखेंगे। अगर ये है तो ओरोफेरेंजियल है, नहीं है तो लोअर इसोफेजियल डिस्फेजिया है। उसमें फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे मोटिलिटी वर्सेस मैकेनिकल में, और उसका इन्वेस्टिगेशन है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं व्हाट इज़ कोर्टिको बल्बर एंड बल्बर पाल्सी। तो होता क्या है, ये है हमारा ब्रेन स्टेम जिसमें मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला है। मेडुला में 9, 10, 11, 12 नर्व्स हैं और ये मोटर कॉर्टेक्स नर्व आता है जो इनको कंट्रोल करता है। जैसे कि मान लीजिए टंग है, क्या हम बाहर निकालना जब चाह रहे हैं तभी निकाल पा रहे हैं, तो जब भी हम बाहर निकालना चाहेंगे उसको, तो ये जो है मोटर कॉर्टेक्स इसको सिग्नल भेजेगा 12th नर्व को। 12th नर्व जो है वो मसल को इनर्वेट करता है, टंग मसल को। इससे कि क्या होगा, मसल कांटेक्ट करेगा और हमारा टंग बाहर निकलेगा। अगर इसमें कोई भी लीजन होता है अगर कोर्टिको बल्बर ट्रैक्ट में, तो उसको हम लोग बोलेंगे सीडो बल्बर पाल्सी। और अगर डायरेक्ट लीजन हो रहा है यहाँ पे बल्ब में, तो उसको हम लोग बोलेंगे बल्बर पाल्सी। तो गाइस आज के लिए इतना ही।